आगे बढ़ते हैं क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से कांग्रेस ऑफ वाइना। तो कांग्रेस ऑफ वाइना को पढ़ने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री को पता होना चाहिए बेटा। हिस्ट्री यह है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारी 1789 में शुरू हुआ था, फिर 1799 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हो जाता है। इस टाइम पर हम देखते हैं कि 1789 में जो हमारा लीडर था वो था लुई 16। उसके बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बनते हैं। अब इनसे भी सत्ता नहीं संभलती, इनसे भी अपना देश को नहीं संभाला जाता है। तो 1799 में क्या होता है कि नेपोलियन सारा कंट्रोल ले लेता है। अच्छा, नेपोलियन कौन है बेटा? नेपोलियन हमारा एक फ्रेंच फोर्सेस में आर्मी कमांडर था, चीफ कमांडर था, जिसने जो अपने देश की हालत देखी कि देश की हालत बहुत खराब है, तो सारा ही कंट्रोल नेपोलियन ले लेता है। फिर नेपोलियन 1804 में कुछ रूल्स लेकर आता है जिसको हम नाम देते हैं सिविल कोड के नाम से, जिसको हम जानते हैं, जिसमें मतलब बहुत अच्छी बातें करती है, इक्वालिटी वगैरह लिया जाता है, चर्च की पावर को खत्म कर दिया, यानी बहुत ही अच्छा ये रूल लेकर आया था, लेकिन कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स थे। अब उसके बाद क्या होता है कि 1815 का टाइम आता है हमारा। 1815 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू। ये होती है नेपोलियन और 4 कंट्रीज के बीच। 4 कंट्रीज कौन कौन सी थी? ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन और रशिया, और एक तरफ था अकेला नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये इन 4 कंट्रीज से हमारा नेपोलियन हार जाता है। और जब नेपोलियन हारता है तो एक मीटिंग करती है 4 कंट्रीज अपने आपस में, और उस मीटिंग को हमने नाम दिया है कांग्रेस ऑफ वाइना। इट वॉज होस्टेड बाय एन ऑस्ट्रियन चांसलर। ये ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा होस्ट कराई जाती है, और उस ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम क्या है बेटा? ड्यूक मैटरनिच। अब ऑस्ट्रियन चांसलर के नाम से ध्यान रखना है, ड्यूक मैटरनिच नाम है। ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कि जरूर आता है कि ऑस्ट्रियन चांसलर कौन था या कांग्रेस ऑफ वाइना को किसने होस्ट कराया था, तो इसलिए एक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात में क्या करते हैं, इट एस्टैब्लिश बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर से दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को बिठा दिया जाता है। बेटा जो लुई 16 था हमारा, ये बर्बन डायनेस्टी से ही किंग था हमारा, लेकिन इनके डायनेस्टी को खत्म कर दिया जाता है। नेपोलियन वहां पे रूल करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर नेपोलियन को हरा के दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है फ्रांस के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन होती है? यानी जो रशिया, पर्शिया और जो ब्रिटेन वगैरह थे, ऑस्ट्रिया वगैरह, इनको ही हमने कंजर्वेटिव का नाम दिया था। कंजर्वेटिव क्यों कहा? यानी ये वो लोग हैं जो कि मोनार्कियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो कि किंग को सपोर्ट करते हैं, जो कि सोशल हायरार्की को सपोर्ट करते हैं, जो चर्च की पावर को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे कंजर्वेटिव लोग थे। ठीक है। अब इन चारों लोगों ने कंजर्वेटिव, आई मीन 4 कंट्रीज में, इन्होंने चारों कंट्रीज में क्या करा, यहाँ पे दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया। A series of 39 states were set up on the boundaries of France। अब बाउंड्री फ्रांस के बाउंड्री पे 39 स्टेट्स को बना दिया जाता है ताकि अपने आप को और ज्यादा फैला ना सके, एक्सपेंड ना कर सके। अब क्या होता है कि पर्शिया को इंपॉर्टेंट टेरिटरी दे दी जाती है, कहां की? वेस्टर्न फ्रंटियर की इंपॉर्टेंट टेरिटरी दी जाती है पर्शिया को। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थन इटली एंड रशिया टू कंट्रोल ओवर पोलैंड। रशिया को पोलैंड मिल जाता है, और बाकी सारी बची हुई जमीन ब्रिटेन को दे दी जाती है। अच्छा, बैटल ऑफ वाटरलू क्यों हुआ था? कि क्या रीजन था बैटल ऑफ वाटरलू होने का? देखिए बेटा, रशिया, फ्रांस के अंदर एक तरह से रेवोल्यूशन आया था 1789 से 1799 के बीच। हमें पता है कि बहुत आसान बात है कि ये रेवोल्यूशन हुआ था, ये हमें याद है, इजी की बात है, हमारी क्लास 9 से भी हमने इसको डिस्कस करा था। अब रेवोल्यूशन से क्या होता है कि वहां पे पूरा बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, सरकार बदल जाती है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, पूरा स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर पूरे यूरोप के अंदर चल रहा था, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। तो जब हमारा सारा ये चेंज हो जाता है, तो अब हम देखते हैं कि जो और जो पास में इसके देश है, जो बिल्कुल करीब में से देश थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थे, और बड़े और दूसरी कंट्रीज थी, जो देखती है कि यहाँ पे ज्यादा चेंजेस होगा। तो एक लीडर था ड्यूक मैटरनिच, उसी ने ये बात बोली, इफ फ्रांस इज मीन देन द होल यूरोप गेट कोल्ड। अगर फ्रांस ठीक मारता है तो पूरी ही यूरोप को कोल्ड हो जाएगा। इसका सिंपली मतलब है कि अगर चिंगारी रेवोल्यूशन की या रिपब्लिक की जो चिंगारी है हमारी, अगर फ्रांस के अंदर जलती है तो इसकी आग पूरे यूरोप को खा जाएगी, और पूरे यूरोप में ही बदलाव ये देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
कांग्रेस ऑफ वाइना के बाद हम देखते हैं कि 1830 से लेके 1848 तक, यानी 1830 टू 1848, इसको कहा हमने एज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है जब हमें बहुत सारे रेवोल्यूशन देखने के लिए मिले, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है आपका जुलाई रेवोल्यूशन, जो 1813 में स्टार्ट हुआ था हमारा। जुलाई रेवोल्यूशन को हम सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से अच्छे से जानते हैं। अब क्या होता है कि जो फ्रांस के लोग थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे बेटे रूल ऑफ किंग चार्ल्स एक्ट, यानी जो किंग चार्ल्स एक्ट था इसके बिल्कुल भी रूल थे, यहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। द बर्बन किंग कनेक्टेड इन 1815 वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। अब जिस बर्बन राजा को, जो कि जिसका नाम किंग चार्ल्स था, उसको जिसको 1815 में बिठाया गया था कांग्रेस ऑफ वाइना के टाइम पर, अब उसको लिबरल रेवोल्यूशनरीज हटा देते हैं। लिबरल कौन लोग होते हैं बेटा? जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समाज में बदलाव लाने की भावना को अपने दिलों के अंदर रखते हैं, वो लिबरल्स होते हैं, और जो चाहते हैं कि इक्वालिटी आनी चाहिए, जो किंग का जो कंट्रोल होता है, किंग का जो अनजस्टिफाइड रूल होता है, उसके बिल्कुल ये लोग खिलाफ होते थे। ठीक है, अब लुई फिलिप जो था, अब इसको नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाता है। क्या अब आप कहेंगे इसको भी मोनार्क बनाया गया, लेकिन बेटा इसमें करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ काम करेगा, ये जो रूल्स को फॉलो करेगा, लॉ को फॉलो करेगा, वो कराएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एक होता है बेटा आपका एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क होता है जो कोई भी रूल या लॉ को नहीं मानता, जो डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़े कायदे और कानून का सम्मान करेगा, तो इसको इसलिए बिठाया था लुई फिलिप को 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन करना था। अगर जुलाई रेवोल्यूशन आता है तो आप इतना ही लिख सकते हैं शॉर्ट के हिसाब से, जुलाई रेवोल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट भी है।